नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के केस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके चलते सूबे में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव प्रभावित नहीं होंगे। कोरोना काल में भी चुनाव समय पर ही होंगे और इसके लिए सभी सियासी दल तैयारी भी कर रहे हैं। लिहाजा प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पूर्वांचल, पश्चिम, अवध और बुंदेलखंड में भी पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। दलों के दिग्गज नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। खैर, कामयाबी किसे मिलेगी, इसका फैसला तो मतदाताओं के मत से होगा। लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हाई प्रोफाइल सीट इटवा पर, जहां पर पिछली बार सपा के गढ़ को भेदने में बीजेपी कामयाब रही थी। लेकिन क्या इस बार सफलता किसे मिलेगी? क्या एक बार फिर कमल खिलेगा या साइकिल सबसे आगे रहेगी, या फिर अन्य कोई दूसरा दल अपनी सफलता के झंडे गाड़ेगा? आज हम जानने की कोशिश करेंगे स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में। इटवा सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की सीट मानी जाती है। माता प्रसाद पांडे सीट से 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। हालांकि पिछले विधानसभा में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और सपा तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। खैर, अब की बार यहां किस तरह के समीकरण हैं? वर्तमान विधायक डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने किस क्षेत्र के विकास के लिए अब तक क्या कुछ खास किया है? उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं उसमें वो पूरे हुए हैं या कुछ अधूरे हैं? और अभी पलड़ा आखिर किस दल का भारी है? तो चलिए इसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सूबे की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट है। 2017 में यहां बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि इसके पहले सपा इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगा चुकी है। पिछली बार बीजेपी के सतीश चंद्र द्विवेदी ने बसपा की अरशद खुर्शीद को 10,208 मतों के अंतर से हराया था। वहीं 2012, 2007 और 2002 में सपा को सफलता मिली। समाजवादी पार्टी की ओर से तीनों बार माता प्रसाद पांडे चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। माता प्रसाद ने 2 बार बसपा तो वहीं 1 बार कांग्रेस प्रत्याशी को शिकस्त दी। कांग्रेस को यहां आखिरी बार 1991 में कामयाबी मिली थी, जबकि बसपा की जीत का अब तक खाता नहीं खुल सका है। इटवा विधानसभा में वोटर्स की संख्या लगभग 2,85,000 है। इसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,55,000 के आसपास और महिला मतदाताओं की संख्या 1,30,000 के करीब है। इटवा विधानसभा सीट डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में आती है। यहां से बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल सांसद हैं। जातीय अंकगणित पर गौर करें तो यहाँ मुस्लिम और ब्राह्मण निर्णायक होते हैं। दोनों वोटर्स की संख्या करीब करीब बराबर है। क्षेत्र में कुर्मी और यादव वोटर्स की संख्या भी लगभग समान है, जो कभी सपा तो कभी बीजेपी और कांग्रेस के पक्ष में होते रहे हैं। समस्याओं पर नजर डालें तो सूबे की तमाम सीटों की तरह ही यहाँ भी इनकी कोई कमी नहीं है। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तक कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। क्षेत्र में अतिक्रमण इतना ज्यादा है कि लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। इसके अलावा रोजगार का कोई बड़ा साधन नहीं है, लिहाजा बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। लोग रोजी रोटी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। बहरहाल अब इन सब के बीच इटवा की मतदाता किस दल के प्रत्याशी को अपना माननीय चुनते हैं, देखना अहम होगा। सिद्धार्थनगर के इटवा से यशोदा श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सिद्धार्थनगर जिले की इटवा विधानसभा सीट पर मुकाबला कैसा होगा? कौन सी पार्टी यहाँ कितनी मजबूत है? जनता का क्या कुछ रुख है, ये समझने की कोशिश करेंगे हमारे इटवा के संवाददाता यशोदा श्रीवास्तव से। वहीं सीट के कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी प्रशांत राव से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन मैं पहले रुख यशोदा का करूंगा। यशोदा, जिस तरह से अगर इस इटवा विधानसभा सीट की बात की जाए तो 17 में जो समीकरण बदले थे, जिस तरह से बात की जाए बीजेपी ने वापसी की थी, कितनी संतुष्ट है जनता? जी, आपने ठीक कहा कुछ है। तो इटवा में विधायक बीजेपी के हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, वो शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं।
लेकिन वह जनता की अपेक्षा में उतने खरे नहीं उतर पाए हैं जितनी उनसे लोगों की अपेक्षा थी। दूसरी बात, यहाँ सपा उम्मीदवार माता प्रसाद पांडे जी का ये भी एक काफी हैरत अंगेज था। और हार की उम्मीद नहीं, उसी का नंबर पर आ गए थे। दूसरे नंबर पर वहाँ बसपा के खुर्शीद अहमद थे। अब इटवा में अगर हम विकास की बात करते हैं तो सिर्फ एक परिवर्तन दिखता है कि इटवा विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय जो कभी ग्राम पंचायत था वो अब टाउन एरिया हो गया है। और इसी विधानसभा क्षेत्र का एक और कस्बा टाइप का गांव है बिस्कोहर, उसको भी जो है टाउन एरिया का दर्जा दिया गया है। लेकिन इस दोनों क्षेत्रों के टाउन एरिया का दर्जा दिए जाने में मौजूदा सरकार का कोई रोल नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार जाते जाते माता प्रसाद पांडे ने ही इसके लिए पूरा मतलब सारा आदेश करवा रखा था। इम्प्लीमेंट इनकी सरकार में हुआ है, तो लोगों को ये लगता है कि ये दोनों टाउन एरिया बीजेपी की सरकार में हुआ है। अब आप जो है 2022 के चुनाव की अगर बात करें तो 2022 में यहाँ कुछ बड़ा उलटफेर हुआ है। जैसे बसपा ने जो दूसरे नंबर पर इनका उम्मीदवार था और उस लहर में जहाँ लोग 50,000 75,000 वोटों की मार्जिन से जीतते थे, वहाँ बड़ी मुश्किल से बीजेपी उम्मीदवार 10,000 वोटों से जीत पाया था। खुर्शीद अहमद बसपा के उम्मीदवार थे। बसपा ने इस बार उनको टिकट से वंचित कर दिया है और एक ऐसे चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है या उम्मीदवार बना सकती है जो बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। उनका नाम है हरिशंकर सिंह। हरिशंकर सिंह बीजेपी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी जिला पंचायत सदस्य भी उनको आश्वासन किया था कि हम बुलाएंगे। तो फिलहाल जिला पंचायत यशोदा, मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी आवाज कट रही है, तो आप नेटवर्क में आ जाएं, फिर हम आपके पास लौटेंगे। मैं रुख करूंगा प्रशांत का। प्रशांत, जिस तरह से अगर इटवा की बात की जाए तो हमारे जो सहयोगी हैं वो यशोदा कई तरह की चीजें बता रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि लोकार्पण पिछली सरकारों में हो गए थे, पिछले जो वहां के विधायक हैं उनके हो गए थे, लेकिन क्रेडिट बीजेपी को दिया जा रहा है। प्रशांत, आपसे समझना चाहेंगे क्या कुछ इस सीट के बड़े मुद्दे हैं और कितना हल हुआ है, क्या विकास हुआ है या नहीं हुआ? प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता वहाँ के बता रहे थे यशोदा श्रीवास्तव, तो वहाँ दोनों पार्टियां कहा जाए कि पहले पूर्व में जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं माता प्रसाद पांडे, वो 6 बार के विधायक रहे। 3 बार 2007, 2002, 2007 और 2012 में समाजवादी पार्टी से वो चुनाव जीते हैं और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जनता को काफी उम्मीदें थी, हालांकि उस उम्मीदों के इतना वो भी खरा नहीं उतर पाए। 2017 में उन्हें सीट गंवानी पड़ी और वहां से भाजपा के डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी वहां से विधायक हुए और अच्छे मतों से, यानी 10,000 मतों से थे, जहाँ दूसरे नंबर पे बसपा के अरशद खुर्शीद रहे। लेकिन सतीश चंद्र द्विवेदी इस समय सरकार में लगातार, जब से उनके पास मंत्रिमंडल आया है, तो वो शिक्षा भर्ती को लेकर हमेशा वो घेरे में रहे। उसके साथ अपने भाई को जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा विभाग में नियुक्ति कराई, वो भी एक विपक्ष ने बड़ा हंगामा खड़ा किया, उस पर सवाल खड़ा हुआ। उसके बाद उनके भाई ने इस्तीफा दिया। तो ऐसे तमाम आरोप सतीश चंद्र द्विवेदी पे लग चुके हैं। हालांकि उससे प्रभावित उनकी जो विधानसभा इटवा क्षेत्र है, वहां के सैकड़ों ऐसे युवा बेरोजगार हैं जो उस आरक्षण भर्ती घोटाले को लेकर प्रभावित थे। लगातार उनके घर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनके लखनऊ आवास पर किया जा रहा था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में सतीश द्विवेदी की स्थिति बड़ी खराब है। अब नए चेहरे पर अगर भारतीय जनता पार्टी अगर 2022 में दांव खेलती है तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पुनः इस सीट पर अपनी जीत स्थापित कर पाए। लेकिन वहीं माता प्रसाद पांडे भी 6 बार विधायक रहे, 3 बार समाजवादी पार्टी में रहे, सरकार में रहे, मुलायम सिंह सरकार में रहे, अखिलेश सरकार में भी अच्छे ओहदे पे रहे, लेकिन वो उतना विकास पे खरा नहीं उतर पाए हैं। उनकी भी जो विकास की गति रही बहुत ही धीमी रही। तो अब की बात 2022 में जो दूसरे नंबर पर पार्टी यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी रहती आई है, हो सकता है जैसे हरिशंकर सिंह जो भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने मायावती से मुलाकात की, अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने बसपा ज्वाइन की है। उस पर अगर बहुजन समाज पार्टी अगर दांव खेलती है हरिशंकर के चेहरे पर, तो ब्राह्मण बनाम मुस्लिम और जो बहुजन समाज पार्टी का कैडर वोट है, उससे बहुजन समाज पार्टी अब की बार हो सकता है इटवा विधानसभा में पहली बार अपनी जीत दर्ज कर हाथी उनका विधानसभा पहुंच जाए। जी विकास। बिल्कुल प्रशांत, तमाम चीजें आपने बताई हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन बात की जाए कि जो जनता ने एक लंबे अरसे के बाद बीजेपी का रुख किया था, आपने जिस तरह से बताया 2, 7 और 17, जिस तरह से आपने तमाम तीनों चीज चुनाव बताए हैं, हमारे साथ यशोदा फिर से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, आपकी आवाज। हाँ, मैं यही जानना चाहूंगा, जिस तरह से प्रशांत ने अभी बताया है, तमाम चीजें बताई हैं, आपसे जानना चाहूंगा कि जो मुद्दे 17 में मतदाता ने सोचकर ये सोचा था कि हम बीजेपी को दे रहे हैं, बीजेपी उन मुद्दों को हल करने में कितना कामयाब हो पाई है यशोदा? देखिए, बीजेपी का तो सबसे बड़ा मुद्दा था बहुत हुई महंगाई की मार,
भ्रष्टाचार और तमाम सारे जो है सरकार विरोधी, उस वक्त के जो सरकार थे उनके विरोधी जो स्लोगन इनके रहे हैं, तो हम समझते हैं, या हम क्या समझते हैं, जनता खुद समझती है कि इन सारे मुद्दों पर बीजेपी पूरी तरीके से फेल रही है। गैस की महंगाई हुआ, डीजल पेट्रोल की महंगाई हुआ, ये सब गांव अक्सर को प्रभावित करती हैं। गांव में जिसके पास बाइकें हैं या किसी का 4 व्हीलर है तो वो सब इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा धन नहीं होता है कि 2-4 हजार अगर तेल में डाला दिया तो उसके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला, और इंडस्ट्रीज नहीं है और ना पूंजीपति है। तो इस महंगाई का असर तो गाँव गाँव में है। और मैं कहना चाहूंगा कि अभी कुछ महीने पहले जो जिला पंचायतों के चुनाव हुए थे, उसमें जिला पंचायत सदस्यों के जो परिणाम आए थे उसमें बीजेपी की बहुत पूरा कंडीशन थी, और वो एक तरीके से विधानसभा का लिटमस टेस्ट था। पर अभी बड़े मुद्दे क्या हैं, बहुत संक्षिप्त में? जी, बड़े मुद्दे तो अभी फिलहाल जो है भ्रष्टाचार और महंगाई के ही हैं जी। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि कहीं कहीं ये क्या कहते हैं, अति हिंदुत्ववाद, अति हिंदुत्ववाद को जो है सारे हिंदू पसंद नहीं करते हैं, वो भी इससे प्रभावित हैं, क्योंकि हम प्रभावित हैं। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो 2022 के चुनाव को प्रभावित करेंगे। बहुत शुक्रिया यशोदा आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रशांत हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। तो आज हम आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर की इटवा सीट पर क्या चुनावी समीकरण है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है, बताओ। अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे। अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते हैं? सारा पैसा अगर सड़क पर लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था। लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत। अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सबसे पहली टीम रूल्स ब्रेकर। आप सब लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? आर्ट। ह्यूमैनिटीज पढ़ते हो? सर, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हो, टेक्नोलॉजी पे काम करके टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, कुछ टेक्नोलॉजी का आइडिया है? तो यस, फिलहाल हमें तो इंटरेस्ट में साइंस नहीं था, बट सर हमें मतलब कि 10th में मतलब लॉकडाउन लग गया था तो प्राइस थोड़ा डाउन चला गया, तो इसलिए हमें आर्ट ले लिया। सो आप ये भी प्रूव कर रहे हो, ये भी रूल तोड़ रहे हो कि 10वीं क्लास में अगर नंबर कम भी रह जाए तब भी कुछ जिंदगी में बड़ा कर सकते हैं। गुड, प्राउड ऑफ यू। और अब आपके सामने आ रही है टीम नेक्स्ट इनोवेशन। सोलर पावर बैंक आइडिया बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत कहाँ से पड़ी? क्यों ऐसा क्यों बनाया? ये जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो गए जहाँ बिजली नहीं आती और जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, डिलीवरी बॉय वगैरह और पुलिस ऑफिसर हो गए, उन लोग जो धूप में रहते हैं, तो उन लोग के लिए हमने बनाया। अगर हम इसको पूरी धूप में रखेंगे कितना टाइम लगता है पूरे चार्ज लेने के? 2 घंटे लगते ही सिर्फ फुल चार्ज होने में। अच्छी चीज ये है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, यूटिलिटी बहुत है। ऑल द बेस्ट। अब मिलते हैं रेनबो होम इंडस्ट्रीज से। जो घर में लेडीज अपने खुद के लिए जो काम करना जानती हैं, तो वो सिर्फ अपने लिए बनाती हैं, उनको उससे कोई अर्न नहीं हो रहा या कुछ कमा नहीं रही, तो हम ये चाहते हैं कि वो हमारे स्टार्टअप में, हमारे बिजनेस में साथ आए, और वो कुछ नहीं कमा रही है तो वो हमारे साथ मिलकर इसमें कमाए। बिजनेस ब्लास्टर्स न्यू ईयर स्पेशल देखिए 31 दिसंबर और 1 और 2 जनवरी को शाम 7 बजे आपके टीवी पर। तो आइए एक बार फिर हम रुख करेंगे सिद्धार्थनगर की इटवा सीट का, जहां पर चुनावी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी प्रशांत राव लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बीजेपी की बात की जाए तो उनके प्रत्याशी राज्य मंत्री भी रहे हैं 5 सालों में, अगर उनके विकास की बात की जाए तो जनता कितनी संतुष्ट है? देखिए, सतीश चंद्र द्विवेदी की अगर बात की जाए, वो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जनता उनसे नाखुश इसलिए भी है कि उनका स्वभाव मंत्री बनने के बाद बदल गया।
क्षेत्र की जनता से जैसा रुझान मिल रहा है उससे साफ हो रहा है कि विधायक के बाद जब मंत्री बने हैं तो उन्होंने अपने क्षेत्र का दौरा भी कम किया है, क्योंकि लगातार वो तमाम भर्ती घोटालों को लेकर घेरे रहे, इसलिए क्षेत्र में दौरे के दौरान उनको विरोध झेलना पड़ा है। तो विकास के साथ ही विकास भी नहीं उतना करा पाए हैं जितनी उम्मीदें वहाँ की जनता को थी, और जो हिंदुत्व का मुद्दा जैसे यशोदा बता रहे थे वह उससे भी वहाँ की जनता थोड़ी प्रभावित लग रही है, क्योंकि लगातार क्योंकि वहाँ पे जो कहा जाए कि सवर्णों के बाद ही वहाँ सबसे बड़ी जो आबादी है वो मुस्लिमों की है, तो ऐसे में हिंदू और हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो भी अहम रहा है, क्योंकि तमाम लोग वहाँ से चाहते हैं कि इस तरीके के मुद्दे ना उठे और विकास की बात हो। और जो नगर पंचायतों की 2 नगर पंचायतें बनाई गई वहाँ अभी सही से काम भी शुरू नहीं हो पाया है। जो जनता को उम्मीदें थी कि कम से कम बीजेपी की सरकार में काम चालू होंगे, नगर पंचायत का दर्जा मिला है, भवन बनेगा और भी तमाम जो योजनाएं होंगी वो लागू की जाएंगी, तो वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। तो ये मुद्दा भी वहाँ पे गंभीर बना हुआ है, जिसको लेकर सतीश चंद्र द्विवेदी को कई बार उसका भी विरोध झेलना पड़ा है। वहीं सड़क को लेकर और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वहाँ शिक्षा व्यवस्था और कृषि की व्यवस्था सबसे ज्यादा गड़बड़ रही, क्योंकि कृषि का क्षेत्र है वहाँ पर, तो सही समय पर खाद उपलब्ध ना होना और इसके साथ डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ना भी वहाँ एक सबसे बड़ा लोगों के लिए सबब हो गया है परेशानी का, क्योंकि जो उस क्षेत्र की जो कहा जाएगा आर्थिक दर बहुत ही कम है इटवा विधानसभा की, और इसके साथ शैक्षिक दर भी वहाँ कम है। तो इन मुद्दों को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था कि आगामी समय पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा और उसके बाद वहाँ मुख्यमंत्री होंगे तो क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि पूर्वांचल लगातार पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था, और इसके साथ सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे के दौरान में नहीं विकसित हो पाई थी, तो सतीश चंद्र द्विवेदी के चेहरे पर या उनके नाम पर उनके विधायक बनने और सरकार में रहने पर हो सकता था, लेकिन वो विकास साथ आज पूरा नहीं हो पाया। सड़कें अगर वहाँ की देख ली जाए तो बहुत ही खराब और जर्जर स्थिति में है। बिजली की व्यवस्था भी कई तरीके से वहाँ मजबूत नहीं है, कई गांवों में आज भी बिजली पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाई है, पुराने जर्जर तारों पर बिजली झूल रही है आज भी, और इसके साथ ही पेयजल व्यवस्था भी वहाँ गड़बड़ है। कई गांव या कई नगर पंचायत बड़े बड़े कस्बे पानी से आज भी परेशान है, वहाँ के लोग परेशान हैं, नल नहीं लगवा पाए हैं विधायक जी, जो मंत्री हैं सरकार में उससे लोग नाराज हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी समस्याएं जो क्षेत्र की होती हैं आम जन की, उसमें विधायक जी फोन नहीं उठाते हैं या अपने लोगों महत्वों को समझाते नहीं है, उसको लेकर जनता की नाराजगी सतीश चंद्र मिश्रा को 2022 के चुनाव में शायद अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे तो झेलनी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल प्रशांत, तमाम चीजें आपने बताई हैं, और यदि कहा जाए तो 2017 में जिस तरह से बीजेपी ने वापसी की थी तो वो जो जीत का अंतर है वो भी कोई बड़ा नहीं था। 10,000 की बात की जाए और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की ये सीट मानी जाती थी, लंबे समय तक 6 बार लगभग वो इस सीट से विधायक रहे हैं। यदि अब 2022 की बात की जाए तो सपा की कितनी तैयारी है, क्या विपक्ष इस बार मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होता नजर आ रहा है, खासकर सपा की अगर हम बात करें प्रशांत? देखिए, अगर सपा की बात करें विकास में, तो सपा पूरी तरीके से अब की बार लामबंद और चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उसका सपा का मानना है कि वो अपनी सीट पर दोबारा से काबिज हो जाए, तो इसके लिए वहाँ पे लोग कार्यकर्ता उनकी पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन माता प्रसाद पांडे जब उनके विधायक रहे तो वो उम्मीदें खरी नहीं उतर पाई थी समाजवादी पार्टी, तो उससे उनको माता प्रसाद को हार का सामना करना पड़ा। अब समाजवादी पार्टी हो सकता है क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वहाँ साधने के लिए बड़े मुस्लिम चेहरे को वहाँ वोट अपना प्रत्याशी बना सकती है, या उनके जो कहा जाए कि वहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं लालजी यादव, उन पर दांव खेल सकती है, क्योंकि अगर मुस्लिम और यादव का वोट बैंक के साथ साथ माता प्रसाद की स्वजाति का वोट अगर वहाँ जोड़ लिया जाए, क्योंकि माता प्रसाद अगर लालजी यादव वहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो माता प्रसाद की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी होगी। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी किसी बैकवर्ड या मुस्लिम चेहरे पर वहाँ बड़ा दांव खेल सकती है। जी जी बिल्कुल, तमाम चीजें आपने बताई हैं, क्योंकि अगर 17 की बात की जाए तो उस समय एक मोदी लहर थी, तमाम चीजें थी, तमाम मॉडल को लेकर बीजेपी उतरी थी। लेकिन इस बार अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात की जाए तो जनता नाखुश है। ऐसे में अगर विकास की बात की जाए तो विकास भी कहीं ना कहीं इस सीट पर पिछड़ता नजर आया है। लेकिन इन मुद्दों की बात की जाए, प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। हम रोजगारों को अगर युवाओं को देखें तो एक लंबा अरसा हो गया है जब लगातार युवा यहां से पलायन कर रहे हैं। अब ये तमाम चीजों के बाद किसका समीकरण 22 में बनता नजर आ रहा है? देखिए विकास, बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया आपने रोजगार का।
क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, तो रोजगार को लेकर जो बेरोजगार बीटीसी प्रशिक्षित हैं या फिर बीएड प्रशिक्षित जो बेरोजगार युवक घूम रहे हैं रोड पे, अभी 2 दिन पहले लखनऊ की विधानसभा मार्ग पर उन्होंने जाम किया और उसके साथ ही उन्होंने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के घर का घेराव किया। उसमें उन्होंने एक बयान दे दिया कि मैं हर बेरोजगार को रोजगार तो नहीं दे सकता हूं। तो उस पर जो अभ्यर्थी थे या कहा जाए जो प्रशिक्षु थे, उन्होंने आश्वासन मांगा था कि जो नई 97,000 में यहाँ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के गोविंद जी हमारे साथ जुड़ गए। सर सबसे पहले बहुत स्वागत है, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बताएं। सर यही हम आज सिद्धार्थनगर की इटवा सीट पर बात कर रहे हैं। लगातार यहाँ के जो मतदाताओं का रुख है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। 22 की बारी बीजेपी की कितनी तैयारी सर? तैयारी है 22 भी हमारी है और हमारे शिक्षा मंत्री जी ने काफी काम किया है। आपने देखा होगा इसके पहले भी बड़े नेता थे इटवा में और वो भी सम्मानित व्यक्ति रहे, लेकिन इटवा में इन्होंने कोई काम नहीं किया था। लेकिन सतीश द्विवेदी जी के विधायक और मंत्री बनने के बाद इटवा को उन्होंने नगर पंचायत बनवाया, बिस्कोहर को नगर पंचायत बनवाया, वहाँ पे राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और अस्पताल बनवाया और सड़कों का पूरा मायाजाल बना हुआ है, बहुत अच्छे से बना हुआ है। और जो हमारी प्राथमिकता है बिजली 24 घंटा जो मिलनी चाहिए मिल रही है और हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाया है। सर लेकिन अगर मतदाताओं की बात की जाए तो वो तो आपसे नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका तो ये सीधा आरोप है कि जिस तरह से आप पर विश्वास जताया था वहां विकास के काम नहीं हुए हैं। उनका कहना है कि तमाम चीजें जो बीजेपी गिनवा रही है वो तो सपा के, जब सपा की सरकार यहाँ पे थी, सपा जब यहाँ से सीट से जीतती थी तब के काम है, क्रेडिट आप ले रहे हैं, ऐसा मतदाताओं का कहना है। कितनी सच्चाई है सर? और प्रशांत आप भी हमारे साथ बने, यदि आप भी कुछ हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर बीजेपी नेता जिस तरीके से कह रहे हैं कि 2 नगर पंचायत बनाई तो समाजवादी पार्टी के 2 नगर पंचायत बनाई तो समाजवादी पार्टी के समय का प्रस्ताव था, उसको भारतीय जनता पार्टी अमल में लाया गया है। लेकिन क्या अभी जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, क्या किस तरीके के सतीश चंद्र द्विवेदी जो वहाँ से विधायक है, कौन से ऐसे नए विकास कार्य हैं जो वो गिना सकते हैं? चलिए गोविंद जी बता दीजिए। जो डिग्री कॉलेज की बात करें तो पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा कौन सा नया काम हुआ है? पहले भी रही है वहाँ पे, सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में पहले भी रही है और वहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष रहे माननीय माता बाबा जी, वो भी कई बार विधायक रहे, कई बार मिनिस्टर रहे, ऐसा नहीं है। मुलायम सिंह जी के समय में भी सरकार रही, लेकिन वो विकास नहीं कर पाए। लेकिन जब भाजपा सरकार आ गई, भाजपा ने कर दिखाया तो इनको सब जगह अपना दिख रहा है कि मैंने करके दिखाया है। अब ये बोले धारा 370 हम भाजपा वालों ने हटवाया, राम मंदिर का निर्माण भाजपा वालों ने करवाया, तो एक कहा कि हम प्रयास किए थे, कहें ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। अरे ये लोग सपा वाले तो भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और हमारे साथ बातचीत में शरीक होने के लिए। हालांकि क्या परिणाम होंगे वो तो 22 का आने वाला साल बताएगा। प्रशांत आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आइए पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा को संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ यदि बात की जाए तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। कार्यकर्ताओं को जो आवश्यक दिशा निर्देश हैं, क्योंकि आगामी समय में चुनाव है, उनको लेकर किस तरह से रणनीति तैयार की जानी है, मुख्यमंत्री इसके लिए अब से कुछ ही देर में पीलीभीत पहुंचने वाले हैं। ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। इसके साथ बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चिंतन मनन मंथन तमाम चीजें कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो आपको बता दें कि पीलीभीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, जहां ड्रमंड राजकीय इंटर कॉलेज में अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही
पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी चुनावी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 22 की शुरुआत में चुनाव होना है और उसको लेकर लगातार उनके दौरे जो हैं, उनका दौरे का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसी सिलसिले में वो पीलीभीत पहुंचने वाले हैं, जहां के राजकीय इंटर कॉलेज में अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जन विश्वास यात्रा को संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे, जीत का मंत्र देंगे, कहीं कोई कमी ना रह जाए। मुख्यमंत्री खुद इस बार अगर बात की जाए तो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी रैलियां चल रही हैं, दौरे चल रहे हैं और इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री पीलीभीत पहुंच रहे हैं, जहां के कॉलेज इंटर कॉलेज में वो पहुंचने वाले हैं, जहां वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो रैली को तो संबोधित करने ही वाले हैं, जो वहां जन विश्वास यात्रा है उसको संबोधित करेंगे, इसके साथ क्या कुछ मंत्र दे सकते हैं कार्यकर्ताओं को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर उनके स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा पब्लिक है, अधिक ज़्यादा पब्लिक है, लगभग 1.5 लाख पब्लिक यहाँ पे आई हुई है और पब्लिक इतनी ज़्यादा है कि पैर रखने की जगह ही नहीं है और भारी मान सम्मान के साथ में मतलब किया जा रहा है। कार्यक्रम क्या है मुख्यमंत्री का, मुकेश? जी सर, कार्यक्रम किस तरह से होने वाला है? सबसे पहले वो रैली को संबोधित करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे? इसके बाद सर वो खनन फैक्ट्री है उसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद कई योजनाएं लागू करेंगे। चलिए, इसके साथ ही वो बीजेपी नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन करेंगे। मुकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने महाराजगंज जिले के विकास से जुड़ी 437 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश में अविश्वास, अराजकता, भ्रष्टाचार व आतंकवाद का बोलबाला था, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद, भाजपा की सरकार बनने के बाद लोगों के मन में अब आत्मविश्वास पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकार जनता का पैसा हड़प लेती थी, लेकिन आज यह धन दीवारों से निकल रहा है। जेसीबी लगाकर जनता का पैसा निकाला जा रहा है। प्रदेश के अंदर 2017 से पूर्व की सरकारों ने केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया था, लेकिन पिछली सरकार में दबंगाइयों को अगर बात की जाए, दंगाइयों का सहारा उनको मिलता था और परिवारवाद की जागीर बनाकर प्रदेश को अराजकता के माहौल में झोंक दिया गया था। इस तरह से उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया है, तमाम चीजें उन्होंने कही हैं, तमाम जो करोड़ों की विकास की सौगातें हैं वो भी मुख्यमंत्री ने आज वहां पर दी हैं। आपको बता दें कि विकास से जुड़ी 437 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।